बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज तो नून लीग ने तमाम हदें पार कर दी हैं। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2-3 सालों से रियासत और रियासती इदारे, हुकूमती इदारे नहीं, नैब, FIA, ये हुकूमती इदारे नहीं हैं, ये रियासती इदारे हैं। हुकूमत आती है और जाती है, कभी इमरान खान साहब की हुकूमत होगी, कभी किसी और की हुकूमत होगी, ठीक है, लेकिन ये रियासती इदारे अपनी जगह मौजूद रहते हैं। तो रियासती इदारे उनसे आमदन से ज़ायद असासों का जवाब तलब करते हैं, तो ये जवाब देते हैं कि हम तमाम किस्म के सवालों के जवाब दे चुके हैं और उसके बावजूद भी रियासती इदारे हमें बुलाते हैं। अगर उनका ये मौक़िफ़ है तो उसका एक तरीका और भी है अपने वोटर्स को कन्विंस करने के लिए और हम जैसे लोगों के मुंह बंद करने के लिए। आप एक और काम भी कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आमदन से ज़ायद असासे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कर दें कि ये हमने इस तरीके से ये पैसे कमाए हैं और इस तरीके से हमने इतनी जायदादें बनाई हैं। आजकल के दौर में क्या चीज़ें मख्फी रह सकती हैं और पसे पर्दा रह सकती हैं, अगर आप कहते हैं तो फिर, लेकिन आपकी तरफ से कभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कभी भी अपने जो है जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है और जायदादें जो आप लोगों ने अरबों खरबों की बनाई हैं उसकी तफासिल सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने शेयर नहीं की। चुनांचे आज नून लीग के जो रहनुमा है ख्वाजा आसिफ, मैं आज सीनियर रहनुमाओं को नहीं कहूँगा, हमेशा मैं सीनियर रहनुमा कहता था लेकिन आज मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने कायदाआज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक ट्वीट किया कि मोहम्मद अली जिन्ना को गुज़श्ता रोज़ कराची में कायम मज़ार कायद से गिरफ्तार किया गया था, आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया, वो हैरान परेशान दिखाई दिए। अब इस ट्वीट के अल्फाज पर गौर करें, इस पर मैं पूरी वीडियो कर रहा हूँ। मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है? उन्होंने एहतजाज किया कायदाआज़म ने, आप बतौर गवर्नर जनरल 1 रुपया तनख्वाह लेते थे, क्या ये दुरुस्त है? नैब के वकील ने पूछा। जी हाँ, यानी कि कायदाआज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। मुंबई में आज भी जिन्ना हाउस के नाम से आपका मकान मौजूद है? जी हाँ, यानी कि कायदाआज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जवाब हो गया। नैब वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जज की तरफ घूमकर फातिहाना अंदाज में कहा, आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का इल्ज़ाम साबित हुआ मिलॉर्ड। ठीक है, फिर नीचे लिखा है उन्होंने मुबशर अली ज़ैदी और एक हवाला दिया कि ये वहाँ से मैंने लिया है। अब यहाँ पे देखें किस कदर खूबसूरती के साथ उन्होंने एक बानी पाकिस्तान की ज़ात पे हमला किया है कि वो 1 रुपया तनख्वाह लेते थे और तो उनका मुंबई में आज मकान कैसे मौजूद है। अगर उस वक्त नैब होती तो वो भी कायदाआज़म पे भी जो है ना आमदन से ज़ायद असासों का केस बना देती। ठीक है, लेकिन चूंकि ये लोग तो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, इस किस्म की बातें करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं और आज बानी पाकिस्तान पर उन्होंने हमला कर दिया है, उसकी ये मिसाल देनी ज़रूरी नहीं थी। और इसके अलावा ये वो मासलत क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि भारत में उनकी जो है ना कारोबारी जो मामलात हैं, कारोबार बिजनेस हैं और इसके बैरून मुल्क असासे हैं। ठीक है, और उनसे ये पूछा जा रहा है कि जनाब अली आप जो है ना सोर्सेज ऑफ इनकम बताएं, तो वो उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं उनकी ज़ात को, कायदाआज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात को। ठीक है, इस किस्म की मिसालें देखें। तो मैं ये एक बात बता दूं कि कायदाआज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है रहमतुल्लाह अलैह बेशक 1 रुपया तनख्वाह लेते थे बतौर गवर्नर जनरल, लेकिन उनकी शख्सियत और उनके ख्यालात के बारे में दोस्तों की लिखी हुई किताबें भी मौजूद हैं और अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन की, हिंदू मुसन्निफ़ीन की उनकी किताबें मौजूद हैं कि उनके किरदार के बारे में लोगों की गवाहियाँ भी हैं कि उनकी शख्सियत बेदाग और आला अखलाकी अक़दार की हामिल थी। ठीक है, एक वकील की हैसियत से और एक सियासतदान की शक्ल में उन्होंने आला किरदार की मिसाइल कायम की और कायदाआज़म जाने पहचाने बड़े मारूफ वकील थे और वो उनका पेशा था और उससे उन्होंने जो है वो उनका सोर्सेज ऑफ इनकम था। सिर्फ ये 1 रुपया तनख्वाह नहीं थी जिस तरह के ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है ये फैक्ट्स को डिस्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, उन्होंने बैसियत वकील के दौलत कमाई और इसे इंतहाई एहतियात से खर्च किया। हम दलील से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो एनालॉजी और ममासलत क्रिएट करने की कोशिश की है नवाज शरीफ साहब की ज़ात के साथ कि उनसे आमदन से ज़ायद असासों का हिसाब क्यों मांगा जा रहा है जब कायदाआज़म 1 रुपया तनख्वाह ले देते। एक तो वकालत का पेशा मैंने आपको बता दिया और दूसरा ये है नाजरीन कि उनकी शख्सियत के बारे में, कायदाआज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के बारे में एक तारीखी वाक़या आपको बता दूं और फिर उसको हम कनेक्ट करते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ कि उनमें से एक रिवायत उनके बारे में बहुत मशहूर है और वो है उनकी बीमारी के बारे में। ये किताब है मेरे सामने पड़ी है और एक फ्रांसीसी मुसन्निफ़ है लैरी कॉलिन्स, COLLINS, लैरी कॉलिन्स। उन्होंने अपनी किताब एक लिखी है फ्रीडम एट मिडनाइट, यानी आधी रात में
आज़ादी, ठीक है। और उन्होंने उनके बयान के मुताबिक, इस राइटर के बयान के मुताबिक, अगर लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी अप्रैल 1947 में इस अहम राज से वाकिफ हो जाते तो हिंदुस्तान की तकसीम का अमल रुक सकता था, यानी कायद-ए-आज़म की बीमारी के हवाले से। ये राज भूरे रंग की एक फिल्म की सतह पर था। ये वो फिल्म थी कि जो हिंदुस्तानी सियासत में होने वाली तब्दीलियों, उतार चढ़ाव और एशिया की तारीख के अमल को यकीनी तौर पे तब्दील कर सकती थी। लेकिन ये राज इस कदर कीमती था और इसकी इस कदर हिफाजत की गई कि बरतानवी CID, जो कि दुनिया की बेहतरीन तहकीकाती एजेंसी थी, वो भी इसके वजूद से बेखबर रही। मर्ज इस कदर बढ़ चुका था कि मरीज़ 2 या 3 साल तक जिंदा रह सकता था। उन एक्सरेस को एक लिफाफे में बगैर किसी का नाम लिखे डॉक्टर JAL पटेल, जो कि बम्बई का मशहूर डॉक्टर था, उसकी तिजोरी में ताला लगाकर मुकफल कर दिया गया था। अब एक तरफ ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना, जो इंसानी तारीख, जो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, एक मुल्क की आज़ादी के लिए, एक मुल्क की तश्कील के लिए, क़याम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, और वो अपनी बीमारी छुपा रहे हैं और दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी से छुपा रहे हैं और डॉक्टर से अपील कर रहे हैं कि ये जो बीमारी है इसको अफशां नहीं करना। और कितनी बड़ी जदोजहद, वो कितनी बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे एक मुल्क के क़याम के लिए। यहाँ पे आप देख लें कि जिनके साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ, उन्होंने कौन सा हीला है, कौन सा बहाना है जो नहीं बनाया। सिर्फ 1-2 साल के 4-5-6 महीनों के लिए जेल गए तो उनके जेल के दरवाजे पे कार्डियक सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, एयर एम्बुलेंस बुलाई गई, पाकिस्तान के 5 मेडिकल बोर्ड बनाए गए, पाकिस्तान के 5 अस्पतालों में इलाज हुआ, 17 मेडिकल रिपोर्ट्स आई, उनके लिए काबीना में दुआएं की गई, प्रोग्राम्स किए गए, हामिद मीर ने ट्वीट्स किए, कॉलम्स लिखे, नजरियाती साबित किया, और लम्हा ब लम्हा जो है हमें प्लेटलेट्स के हवाले से रिपोर्टें पेश की गई, ठीक है। और अजीब व गरीब किस्म के मनाजिर देखने को मिले, ठीक है, अजीब जज्बाती किस्म के मनाजिर देखने को हमें मिलते हैं कि नवाज शरीफ साहब पता नहीं वो उनके कहने पे ही ये तमाम तरह ड्रामा रचाया गया। एक तरफ ये शख्स है, ठीक है, और आप किसके साथ एनालॉजी और मुमासलत क्रिएट कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के और कायद-ए-आज़म के साथ कर रहे हैं कि जो अपनी बीमारी छुपा रहे हैं और उस वक्त तारीख के उस इंतहाई अहम तरीन मरहले पे छुपा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो 1 रुपये तनख्वाह लेते थे। तो इसलिए जो है, खैर कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं क्या कहूँ, आपको पता है। तो मैं इस एक मामूली सी, एक छोटी सी और मुख्तसर वीडियो में ये बात मैं कर नहीं सकता, इतनी तफसील उस पर तफसीली मैं इंशाल्लाह ताला उनके ज़िंदगी के वाक़यात आप लोगों के सामने किताबों के हवालों से, जो कि हिंदू मुसन्निफ़ीन ने जो लिखी हैं उन हवालों से भी, अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन ने और मुसलमान मुसन्निफ़ीन ने और उनके दोस्तों ने, और तारीख़ पाकिस्तान में जो उनके साथी थे उन हवाले से भी। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, नैब से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और ये लोगों को गुमराह करने के एक मुतरादिफ है। आप देख लें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था नाज़रीन 16 मई 2006 को। उनकी उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के आप शिके पढ़ें, 34, 35, 36 शिके हैं। तो उसमें आप देख लें, तो मैं आप लोगों के सामने चंद 1-2 शिक पेश करता हूँ। ये है ठीक है 14 है, और ये है शिक नंबर 13A, 13B, 13C। अब आप देख लें कि वो ये लिखते हैं जनाब कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ नैब एंड अदर एहतसाब operators to identify and hold accountable abuse of office by NAB operators through perjury and perversion of justice and violation of human rights since its establishment। खैर आगे लिखते हैं कि to replace politically motivated NAB with an independent accountability commission। ये 2006 में ये शिक डाली गई 13D चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत, जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान ये हुआ मिसाक जमहूरियत का मुआहदा मई 2006 में हुआ था। उसके बाद वो लिखते हैं कि नैब को पॉलिटिकल मोटिवेटेड नैब को रिप्लेस किया जाएगा अकाउंटेबिलिटी कमीशन से। तो आप मुझे बताइए कि ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त आपको किसने मना किया था कि आप अकाउंटेबिलिटी कमीशन से इसको रिप्लेस कर दें, ख़त्म कर दें? उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, 2013 में आपकी हुकूमत आती है। उस वक्त तो आपको नैब से कोई शिकायत नहीं थी, उस वक्त तो आप नैब अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। ये मुआहिदा आप लोगों ने किया, आपको किसी ने मना किया? आप लोगों की इतनी हिम्मत थी, आज आप नैब से शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया और आप रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं, दोनों पार्टियों को अल्लाह ताला ने मौका दिया था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ख़त्म नहीं कर पाए। और आज आप गिला कर रहे हैं नैब कानून के तहत काम करेगी ना, जो कवानीन मौजूद है उसके तहत आपको गिरफ्तार करेगी
नैब ऑर्डिनेंस 1999 जो है सेक्शन 24 जो है वो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किया था कि नैब को इख्तियार है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पे आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपको इतनी तकलीफ थी तो आप वो कर लेते हैं, और आज भी आप बहुत नारे लगा रहे हैं, ठीक है, कि जी जो है ना सिलेक्टेड आप बराह रास्त नैब और नियाजी और पाक आर्मी पे तनकीद कर रहे होते हैं, इस किस्म की बातें करके। तो आप देख लें कि 13A में ये लिखा हुआ है इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बी एस्टेब्लिश टू एक्नॉलेज विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, इम्प्रिजनमेंट, स्टेट स्पॉन्सर परसिक्यूशन, टारगेटेड लेजिस्लेशन वगैरह वगैरह। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन जो है ना कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और साथ साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ऑन मिलिट्री कूज एंड सिविल रिमूवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स फ्रॉम 1996 के 1996 के बाद जो है जितनी भी हुकूमतें आर्मी ने हटाई या एस्टेब्लिशमेंट ने हटाई हैं, उसके हवाले से भी ये ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन जो है वो तहकीकात करेगा। आपने क्यों नहीं बनाया? ठीक है, यहाँ पे आके ट्विटर पे आप शेयर बनते हैं और आमदन से ज़्यादा असासों का एक एनालॉजी क्रिएट करते हैं नवाज शरीफ साहब के और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, ठीक है। तो मौके तो आपको मिले हैं, आपने खुद उससे फ़ायदा नहीं उठाया, और इतने अगर आपने हिम्मत थी तो बना लेते ये रिकॉन्सिलिएशन और ट्रूथ कमीशन जो है। और इसके अलावा वो भी लिखते हैं कि कमीशन शैल आल्सो एग्जामिन एंड आइडेंटिफाई द कॉज of fix and responsibility and make recommendations in the light therefore of incidents such as कारगिल इंक्वायरी वाक़े पे भी एक कमीशन बनाया जाएगा और उसकी तहकीकात भी की जाएगी। वो की है आप लोगों ने, सिर्फ ट्विटर पे आके आप खुद इनकलाबी बनते हैं और फिर आप नारे लगाते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो है ना जेल के बाहर 100-200 लोग भी मौजूद नहीं थे। ये चंद बातें थी जो मैंने दलील के साथ की हैं, आप लोगों के सामने सारी शिकें रखी हैं, मुसन्निफीन के नाम आप लोगों के सामने रखें कि कैसे ये लोग जो है गुमराह कर रहे हैं। यानी ये भी बजाते खुद एक इल्ज़ाम है कायद-ए-आज़म के ज़ात पे कि आपके 1 रुपया तनख्वाह थी तो आपने मुंबई में घर कैसे बनाया। भाई वो तो इतने प्रोफेशनल और माने हुए और कमिटेड और ईमानदार वकील थे अपने उसके साथ, ठीक है, उनके लिए कमी थी। आप उनके साथ ये एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश करें और मेहरानों की रियासत एक्शन क्यों नहीं लेती इस किस्म के बयानात पे? इससे आगे बढ़ के और कौन सी बात हो सकती है नाज़रीन? तो रियासत के एक्शन का इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, आज के लिए मेरे ख्याल में इतने काफ़ी है। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।